हेलो दोस्त, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 9 में आया हूं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। जब पूरा देखिएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो लेक्चर नंबर 8 में हमने जीरो ऑर्डर का कुछ न्यूमेरिकल बताया था, स्पेशल केस बताया था, और जाते जाते वक्त हम लोग लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन शुरुआत कर लिए थे, जहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था। एक टी बराबर लिखा था 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे ए टी, और एक लिखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि ए टी बराबर ए नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। तो ये दो फॉर्म हम लोग देख चुके थे। उसके बेसिस पर एक ग्राफ देखा था मैंने, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी वर्सेस टाइम टी। ये ग्राफ हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अपने चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ग्राफे से शुरुआत होगा। पहले कि वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लॉग ए टी वर्सेस टाइम टी, लॉग ए टी वर्सेस टाइम टी, यानी लॉग ए टी वर्सेस टाइम टी के बीच में वेरिएशन देखना है। ध्यान दो, ये log 80 और ये टाइम, ये टाइम t है और ये log 80 है। इसी के बीच में वेरिएशन देखना है। तो ध्यान दो, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन लॉगरिथम के फॉर्म में, तो लॉगरिथम के फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है क्या? तो t बराबर 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे ए टी। क्लियर है? लॉगरिथम के फॉर्म में यही था, क्योंकि हमको वेरिएशन देखना है लॉग ए टी वर्सेस टी के बीच में, यानी लॉगरिथम वाला इक्वेशन के फॉर्म में। तो लॉगरिथम का इक्वेशन यही था फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। अब इसको बाहर कर लेते हैं। ध्यान देना, लॉग ए नोट बटे ए टी बराबर के टी बटे 2.303। के टी से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो के टी बाई 2.303। अब जरा ध्यान दो, लॉग ए नोट बाई ए टी को क्या लिख सकते हैं? तो लॉग ए नोट माइनस लॉग ए टी बराबर के टी बटे 2.303। क्लियर है? ध्यान देकर सीखते रहना। अब अगर log 80 बराबर लिखे, बाहर कर ले log 80 को, तो log 80 बराबर क्या लिखेंगे? log ए नोट माइनस के बाई 2.303 इंटू टी। तो यही तो हमको वेरिएशन निकालना था, log 80 वर्सेस टाइम टी। ये ध्यान दो, log 80 वर्सेस टाइम टी। ठीक, log 80 किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। बराबर log ए नोट को c मान लिए, माइनस के बाई 2.303 को m, और टाइम किस एक्सिस पे है? x एक्सिस पे, यानी y बराबर क्या हो गया? तो y बराबर हो गया माइनस एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन हुआ स्ट्रेट लाइन का। क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन हुआ स्ट्रेट लाइन का, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। किसका इक्वेशन हुआ? स्ट्रेट लाइन का। इफ, ध्यान दो, अगर यहाँ का कोई स्लोप पूछेगा यानी टेन थीटा,
तो स्लोप निगेटिव रहेगा, -k/2.303 स्लोप निगेटिव है। बोले तो कांस्टेंट के पीछे साइन को देख के पकड़ लो, तो स्लोप निगेटिव है। तो इफ x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा c, y बराबर c, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो 0 गुना m वो 0 ही रहेगा। तो y बराबर क्या रहेगा c किसके बराबर है, log a0 के, यानी इंटरसेक्ट जो करेगा इंटरसेप्ट वो कहाँ पे करेगा, log a0 पे। y बराबर c हो गया, c किसके बराबर है, log a0 पे। तो ध्यान दो इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं मैक्सिमम होगा ऊपर में, कहीं ऊपर में होगा, तो मान लिया यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि 0 रहता तो यहाँ लेते। अगर c का मान y बराबर 0 हो जाता तो ओरिजिन से हो जाता, ओरिजिन से यहाँ से, क्योंकि y बराबर 0 आ गया था, y एक्सिस 0 कहाँ पर है, यहाँ पे। अब y बराबर c आया मतलब c किसके बराबर है, log a0 के। तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में जाएगा, तो यहाँ पर a0 मान लिए और ये निगेटिव स्लोप दिखा दिया। जरा ध्यान दो, कोई पूछेगा स्लोप क्या है, तो -k/2.303 -k/2.303 स्लोप यानी tan थीटा। अगर कोई पूछेगा यहाँ का थीटा कितना है, थीटा अगर मान लो कोई पूछ दिया कि ये थीटा कितना होगा, तो थीटा हो जाएगा -k/2.303 स्लोप यानी tan थीटा। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगला क्या, तो वेरिएशन ऑफ concentration of reactant, variation of concentration of reactant log a0/at versus time t वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट log a0/at वर्सेस टाइम t। तो ध्यान दो, ये वेरिएशन देखना है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये log a0/at वर्सेस टाइम t, log a0/at वर्सेस टाइम t, ये वेरिएशन देखना है log a0/at वर्सेस टाइम t में। तो यही फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से, ध्यान देना। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से तो log a0/at को बाहर कर लो, log a0/at बराबर kt/2.303। क्लियर है। log a0/at किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। y बराबर k/2.303 को m बना लेता हूँ और टाइम x एक्सिस पे इसको x, तो y बराबर mx हुआ। इसको बना लिए m और टाइम x एक्सिस पे है तो x मान लिए, तो y बराबर mx। ये भी इक्वेशन है किसका, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। तो अब ध्यान दो, अगर x बराबर 0 कर दो, इफ x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को m से गुना करेंगे 0 ही, तो y बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये ग्राफ कहाँ से चलेगा, ओरिजिन से, यहाँ से। जैसे ही x 0 हुआ तो y भी क्या हो गया 0। अब धीरे धीरे x बढ़ाते जाओ तो y भी बढ़ेगा। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे y भी बढ़ते जाएगा, लेकिन ओरिजिन से ये देखो बढ़ा। यहाँ का स्लोप पूछेगा tan थीटा, स्लोप यानी tan थीटा। यहाँ का कोई पूछेगा तो कितना होगा, k/2.303, k/2.303, ये k/2.303। पीछे वाला में था -k/2.303 निगेटिव स्लोप था, यहाँ पर स्लोप क्या है पॉजिटिव, क्योंकि पीछे ध्यान दो कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ का स्लोप पॉजिटिव। तो एक एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एकदम ईमानदारी से सीख के रखना है, ठीक है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। आगे इसको मिटा रहा हूं। अब हाफ लाइफ देखेंगे किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।
हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देना, एक एक लाइन सीखना है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ होता क्या है? टाइम इन विच half of the reactant get converted into product called half life। हाफ लाइफ कहता किसको है? तो टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ऐसा समय जहाँ पे आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाए? प्रोडक्ट में, उसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। फिर से समझो, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। वह समय जहाँ पे आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। अब जरा ध्यान दो, रिप्रेजेंटेड बाय T1/2। हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? T1/2 से। वेयर T बराबर टाइम, 1/2 रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ध्यान दे, हाफ लाइफ डिफाइंड है, टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ऐसा समय जहाँ पे आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में जाएगा उसको हाफ लाइफ कहते हैं। और हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 से, जहाँ पे ये T क्या है? टाइम है, और 1/2 क्या है? 1/2। तो 1/2 रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये जो 1/2 है ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ गया? प्रोडक्ट में। ये 1/2 इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ गया? प्रोडक्ट में। तो ध्यान दो, अगर इनिशियली बात करें कि इफ इनिशियली मतलब t बराबर 0 पर, इनिशियली यानी t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना? तो A0। प्रारंभ में फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन में कंसीडर किए थे कि जब टाइम 0 है उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना? A0। अब ध्यान दो, एट t बराबर T1/2। अब जरा देखो, एट t बराबर T1/2, ध्यान नहीं दे रहे हो, सीखने पर ध्यान दे, एकदम गौर से देखो। यहाँ पर टाइम क्या है? 0। टाइम 0 है मतलब क्या है? इनिशियली। अब देखो टाइम क्या है? T हाफ। यहाँ ध्यान दो, यहाँ टाइम क्या है? T हाफ। यानी टाइम 0 से बढ़ के क्या हुआ? T हाफ। 0 से बढ़ के क्या हुआ? T हाफ। T हाफ का शर्त क्या है? तो T हाफ वैसा समय है जहाँ पे आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ गया? प्रोडक्ट में। T हाफ ऐसा समय है जहाँ पे आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ गया? प्रोडक्ट में। तो ये T हाफ है, तो T हाफ पर आधा रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T बराबर T हाफ पर कितना बचेगा? तो T हाफ ऐसा समय है जहाँ पे आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ गया? प्रोडक्ट में। तो इनिशियल A0 है, A0 से आधा चला गया प्रोडक्ट में, आधा प्रोडक्ट में चला गया। A0 से आधा, तो A0 से आधा प्रोडक्ट में चला गया, मतलब A0 में से A0/2 चला गया प्रोडक्ट में, तो बचा कितना? तो A0/2। यानी ध्यान दो, जब टाइम T हाफ हुआ उस समय पे आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है तो इसका आधा कितना होगा? A0/2, A0 का आधा, तो वो प्रोडक्ट में चल गया। बाकी जो बचा A0/2 वो T बराबर T हाफ पर कंसंट्रेशन रहेगा किसका? रिएक्टेंट का। यानी जब टाइम T हाफ होगा उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना? A0/2। अब जरा ध्यान दो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है? जल्दी बताओ।
तो T बराबर 2.303/K log A0/AT, यही है ना। अब जरा ध्यान दो, एट T बराबर T1/2, T बराबर क्या है T1/2, यानी ये जो T है, ये T का वैल्यू क्या है T1/2, ये T का वैल्यू, तो यहाँ लिख दिए T1/2 बराबर 2.303/K log A0/A है क्या T, है क्या T, तो ये T के जगह पर क्या वैल्यू देंगे T1/2, यही ध्यान रखना है। ये T के जगह पर क्या वैल्यू देंगे T1/2। अब जरा ध्यान दो, T1/2 बराबर 2.303/K log इनिशियल कंसंट्रेशन A0/A, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कहाँ पे T½ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और A कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का कहाँ पे, लेकिन T½ पे, T½ पे। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहाँ पे T½ पे, तो जब टाइम T½ है उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है A0/2, नहीं ध्यान दे रहे हो, ध्यान दो बाबू, यहाँ कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट का कहाँ पे T½ पे, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन था, A कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, लेकिन कहाँ पे चाहिए T½ पे। तो ध्यान दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T½ पर कितना है, जल्दी देखो A0/2, तो यहाँ लिख दिए क्या A0/2। अब जरा गौर से देखो, A0 कैंसिल, यानी T बराबर 1/2 पर 2.303/K log 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 2 का वैल्यू 0.3010, और एगो ये वैल्यू भी याद रखना log 3 का 0.4771। बजाते एक क्लास में log में समझा दूंगा log कैसे निकालते हैं, उसके लिए NCERT लेके तैयार रहिएगा, मैं log आपको चेक करना सिखा दूंगा, कैसे log टेबल से चेक करते हैं, ठीक, log एंटी log सब बता दूंगा। तो T½ बराबर 2.303/K log 2, तो log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.3010, दोनों को गुना करोगे तो T1/2 बराबर 0.693/K, T1/2 बराबर 0.693/K, यही हुआ T1/2 बराबर 0.693/K, कॉल्ड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यह हाफ लाइफ है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। T½ बराबर 0.693/K, T½ बराबर 0.693/K कॉल्ड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह हाफ लाइफ है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, T½ बराबर 0.693/K, लेकिन हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का याद करो, तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ था T½ बराबर A0/2K, जीरो ऑर्डर का। अब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या निकल है 0.693/K, T½ बराबर। तो अब थोड़ा सा और ध्यान दो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये हाफ लाइफ था किसका, जीरो ऑर्डर का, ध्यान रखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान से सीखना है, एक एक लाइन कि रेडी हो जाए, कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप बता सके। इसका मतलब दैट मीन्स T½ बराबर क्या है, कांस्टेंट, बोलेगा कैसे, तो ये 0.693 न्यूमेरिकल डाटा है, ऑलरेडी कांस्टेंट, K रेट कांस्टेंट, तो ऊपर भी कांस्टेंट है नीचे भी कांस्टेंट, यानी इसकी मतलब T½ क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ एक नोट जरूरी है, नोट क्या जरूरी है, तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन will be constant and independent from concentration of reactant। ध्यान ही नहीं दे रहे हो, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से।
मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं है, आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे चाहे घटा दे, उससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है। लेकिन हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का A0/2 के, तो ये तो कांस्टेंट हो जाता था। इसका मतलब वहां पर निकलता था, याद करो, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A0 का था जीरो ऑर्डर में, इसीलिए वहां पर लिखे थे जीरो ऑर्डर में कि हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, लेकिन हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी पूछेगा कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का, तो बोलना 0.693/K, साथ ही नोट भी बता देना कि सर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। यानी कहने का मतलब आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा चाहे घटाइएगा, उससे हाफ लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोग बोलेंगे और भी नहीं क्लियर हुआ, और क्लियर करो, तो अब एक ग्राफ से भी क्लियर कर देंगे। ध्यान दो, वेरिएशन ऑफ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में वेरिएशन दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा ग्राफ से क्लियर कर लेता हूँ। वाई एक्स, ध्यान दो, मान लो मैं यहाँ पे टी हाफ रख दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन रख दिया, तो अभी देखा टी हाफ बराबर क्या है, 0.693/K, यानी ये तो कांस्टेंट है, यानी डायरेक्ट ध्यान दो ये रहेगा, ध्यान दो ये रहेगा, टी हाफ बराबर 0.693/K, यानी कंसंट्रेशन आपका बढ़े चाहे घटे, उससे टी हाफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन टी हाफ क्या है, कांस्टेंट है। आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो, उससे टी हाफ क्या है, कांस्टेंट है, टी हाफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगेगा, वही समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। हर जगह का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हर जगह का टी हाफ कांस्टेंट है, मतलब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट था। इसका ये वेरिएशन था कि टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपका कंसंट्रेशन कितना भी बढ़े चाहे घटे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उससे भी नहीं क्लियर हुआ तो और भी तरीका है समझाने का, इधर मिटा रहा हूँ, ध्यान दो। एक एक लाइन सीखो। जरा गौर करो आगे की बात। इफ वी कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ले रहा हूं, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ले रहा हूं, क्या, तो ध्यान दो, ए से बी, ए से बी एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिया, ध्यान नहीं दे रहे हो, ए से बी, ए से बी एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिया। टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 और ये जीरो, टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 और ये जीरो, क्लियर है। अब ध्यान दो, टाइम बराबर टी हाफ कर दिए, टाइम बराबर क्या कर दिए, टी हाफ। तो जब टाइम टी हाफ किए तो ये A0 से घट के कितना हो जाएगा, A0/2, और ये कितना रहेगा, A0/2, यानी जो यहाँ घटेगा वो तो प्रोडक्ट में जाएगा। यानी जब टाइम टी हाफ होगा उस समय आधा रिएक्टेंट कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में। तो आधा कहाँ से, इनिशियल से, तो इनिशियल क्या था, A0, A0 से आधा चला गया प्रोडक्ट में, तो A0/2 प्रोडक्ट में गया, A0/2 रिएक्टेंट में बचा। कब, जब टाइम टी हाफ है। अब देखो टाइम 2t हाफ किए, 2t हाफ, तो 2t हाफ किए तो ये A0/2 से कितना हो गया, A0/4। अब बाकी जो बचा तो A0 से A0/4 घटा दो तो 3A0/4 कहाँ गया, प्रोडक्ट में। अब जरा ध्यान दो, t बराबर 3t हाफ कर दिए, तो 3t हाफ पर ये क्या हो गया, A0/4 से A0/8, ये कितना रहेगा, 7A0/8। नहीं समझ में आया। अब जरा देखो t बराबर 4t हाफ में, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब ध्यान दोगे तब सीखोगे एक एक लाइन। 4t हाफ हुआ तो ये A0/8 से कितना हो गया, A0/16, और ये कितना रहेगा, 15A0/16।
क्योंकि ए नोट से ए नोट बाय 16 घटा दो, तो ए नोट से ए नोट बाय 16 होने में 4t हाफ टाइम लगा, और ये कितना बचा 15 ए नोट बाय 16, t बराबर 5t हाफ पे, तो 5t हाफ पे कितना हुआ ए नोट बाय 32, ये कितना रहेगा तो 31 ए नोट बाय 32। समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो यहाँ ध्यान दो, और क्लियर कर दूंगा, और क्लियर करूंगा, ध्यान दो। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% अभी तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा है एग्जाम में, जीरो ऑर्डर से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा अति प्रिय है जेई के लिए और नीट के लिए। इसको मिटा दिया जाए, चलो ध्यान दो, और भी क्लियर कर देता हूँ। मैं जो बताया हूँ उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैं क्या से बताना चाहूँ। देखो सीखेगा कि एक रिएक्शन है जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, और ए नोट से ए नोट बाय 2 होने में कितना समय लगा, तो ए नोट से ए नोट बाय 2 होने में कितना समय लगा टी हाफ, कितना समय लगा टी हाफ, ठीक। ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 हुआ, तो ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 यानी इसका आधा है, इसमें भी कितना समय लगेगा टी हाफ। क्लियर है, ध्यान दो, ए नोट बाय 4 से ए नोट बाय 8 हुआ, कितना समय लगा टी हाफ। मैं इधर नहीं गया, इधर जगह नहीं था इसलिए नीचे कर दिया, आप लोग सीधे जा सकता है। ए नोट बाय 8 हुआ, ए नोट बाय 8 से ए नोट बाय 16 होने में कितना समय लगा टी हाफ। ए नोट बाय 16 से ए नोट बाय 32 होने में कितना समय लगा टी हाफ। ए नोट बाय 32 से ए नोट बाय 64 होने में कितना समय लगेगा टी हाफ। ए नोट बाय 64 से ए नोट बाय 128 में कितना समय लगेगा, 128 में ए नोट बाय 64 का आधा कितना टी हाफ। तुम बोलोगे आप सिखाना क्या चाहते हैं, तो मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तुम बोलोगे कैसे सर आप साबित कर दोगे, तो साबित होगा। देखो ध्यान देके, ए नोट से ए नोट बाय 2 में कितना समय लगा टी हाफ। ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 होने में कितना समय लगा टी हाफ लगा है, ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 में। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि ए नोट से ए नोट बाय 4 होने में, ए नोट से ए नोट बाय 4 होने में कितना समय लगा, तो ए नोट से ए नोट बाय 4 होने में क्या गो टी हाफ है, 2 गो, तो देखो 2 टी हाफ। ए नोट से ए नोट बाय 4 होने में 2 टी हाफ। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, तो हमको बताइए ए नोट से ए नोट बाय 8 होने में कितना समय लगेगा, ए नोट से ए नोट बाय 8 होने में। तो अगर आप ये समझ गए तो तुरंत जवाब दे सकते हैं कि ए नोट से ए नोट बाय 8 होने में कितना समय लगेगा, 3 टी हाफ। 3 टी हाफ, देखो यहाँ पर भी 3 टी हाफ होगा, ए नोट से ए नोट बाय 8 होने में 3 टी हाफ, 1 2 3। मान लो कोई ऐसे पूछ दिया कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, और बताओ हमें कितना समय लगेगा ए नोट से ए नोट बाय 16 होने में। तो ए नोट से ए नोट बाय 16 होने में कितना समय लगा, 4 टी हाफ। चाहो तो यहां से भी बता सकते हो, ए नोट से ए नोट बाय 16, ए नोट से ए नोट बाय 16, देखो कितना समय लगा, 1 2 3 4। मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है भैया, हमें बताइए ए नोट से ए नोट बाय 32 होने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ए नोट से ए नोट बाय 32 होने में कितना समय लगा, 5 टी हाफ। कितना समय लगा, 5 टी हाफ। तो यहाँ भी देख सकते हो ए नोट से ए नोट बाय 32 में 5 टी हाफ, देख लो 1 2 3 4 5, 5 टी हाफ लगा। समझ में आया कि नहीं। बहुत सारी ऐसी बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तुम बोलोगे इससे आप कैसे साबित कर दिए कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो साबित किए कि मान लो इसका टी हाफ, मानने बोला हूँ इसका टी हाफ, तुम लोग लिखना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन यहाँ पर जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ उसको लिखना नहीं है। मान लो इसका टी हाफ है 15 मिनट, कि ए नोट से ए नोट बाय 2 होने में 15 मिनट लगा, ए नोट से ए नोट बाय 2 होने में 15 मिनट लगा। तो अगर ए नोट से ए नोट बाय 2 होने में 15 मिनट लगा, तो ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 होने में भी कितना मिनट लगेगा, 15 मिनट, क्योंकि एक बार टी हाफ क्या है 15 मिनट। तो एक बार टी हाफ 15 मिनट है, तो इस पूरे रिएक्शन में जब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ होगा ना, इस पूरे रिएक्शन के दौरान, तब तक उसका टी हाफ 15 ही मिनट होगा। तुमने अगर 15 मिनट मान लिया तो यहाँ ए नोट से ए नोट बाय 2 होने में 15 मिनट लगा, तो ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 होने में भी 15 ही मिनट लगेगा।
ए नोट बाय 4 से ए नोट बाय 8 होने में भी 15 ही मिनट लगेगा, ए नोट बाय 8 से ए नोट बाय 16 होने में भी 15 ही मिनट लगेगा, ए नोट बाय 16 से ए नोट बाय 32 होने में भी 15 ही मिनट लगेगा। तो मान लो कोई पूछा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, बताओ ए नोट से ए नोट बाय 32 होने में कितना समय लगेगा अगर उसका टी हाफ 15 मिनट है। तो ए नोट से ए नोट बाय 32 होने में कितना समय लगेगा अगर उसका टी हाफ कितना मिनट है, 15 मिनट। एकदम जल्दीबाजी नहीं सोचना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट, और बोल रहा है ए नोट से ए नोट बाय 32 होने में कितना समय लगेगा, जबकि उसका टी हाफ कितना बता दिया, 15 मिनट। तो अगर टी हाफ 15 मिनट बताया तो तुमको सोचना पड़ेगा ए नोट से ए नोट बाय 32 होने में, तो ए नोट से ए नोट बाय 32 होने में 5 टी हाफ है, 5 टी हाफ, एक टी हाफ बराबर कितना बताया, 15 मिनट, तो 5 टी हाफ बराबर कितना हो गया, 75 मिनट, यानी 75 मिनट में वो ए नोट से ए नोट बाय 32 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो इसका टी हाफ 20 मिनट कर दे तो 5 टी हाफ होने में कितना समय लगेगा, ए नोट बाय 32 होने में 5 टी हाफ लगा, तो 5 टी हाफ बराबर हो जाएगा 20 पंचे 100 मिनट हो जाएगा। क्योंकि जितना समय ए नोट से ए नोट बाय 2 में लगेगा उतना ही समय ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 में भी लगेगा। तो अगर ए नोट से ए नोट बाय 2 में अगर आपको 20 मिनट लग गया तो ए नोट बाय 2 से ए नोट बाय 4 में भी 20 मिनट लगेगा, ए नोट बाय 4 से ए नोट बाय 8 में भी 20 मिनट लगेगा। एकदम ये फिक्स रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा ध्यान देकर एकदम समझना है गौर से। तो ये 15 मिनट में माना था, ये फिक्स नहीं था, कुछ भी दे सकता है, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। जैसे मान लो इसी को और भी चेंजिंग कर सकता है कि मान लो कोई पूछ दिया कि भैया फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, बताओ कि ए नोट से 7 ए नोट बाय 8 होने में कितना समय लगेगा। तो ए नोट से 7 ए नोट बाय 8 होने में कितना समय लगेगा, 3 टी हाफ। मान लो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, बताओ हमको ए नोट से 31 ए नोट बाय 32 होने में कितना समय लगेगा। 31 ए नोट बाय 32 होने में तो 5 टी हाफ लगेगा, क्योंकि जो समय ए नोट बाय 32 में लगेगा वही समय 31 ए नोट बाय 32 में लगेगा। तो 31 ए नोट बाय 32 में कितना, 5 टी हाफ। ए नोट से 15 ए नोट बाय 16 में कितना, 4 टी हाफ। ए नोट से 7 ए नोट बाय 8 में कितना, 3 टी हाफ। ए नोट से 3 ए नोट बाय 4 में कितना, 2 टी हाफ। ए नोट से ए नोट बाय 2 होने में कितना, तो ध्यान दो, टी हाफ। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है। किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा और चेंजिंग करेंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा और भी तरीका है समझाने का कि हाफ लाइफ तो एकदम इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के दौरान। कि ध्यान दीजिए और भी तरीका, और या अल्टरनेटिवली लिख सकते हैं कि मान लो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ए से बी, ठीक, टाइम 0 पर इसका कंसंट्रेशन मान लो 100 m है, 100 m यानी 100 मोल पर लीटर, तो ये कितना, 0। अब ध्यान दो, टी बराबर टी हाफ पर, टी बराबर टी हाफ पर, तो ये 100 से आधा कितना हो जाएगा, 50 m, ये भी कितना हो जाएगा, 50 m। यानी जब टाइम टी हाफ होगा तो ये टी हाफ पर आधा रिएक्टेंट कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में। तो 100 का आधा कितना, 50, तो 50 प्रोडक्ट में, 50 रिएक्टेंट में। अब जरा ध्यान दो, टी बराबर 2 टी हाफ पे ये कितना हो जाएगा, 25 m, ये कितना हो जाएगा, 75 m। ध्यान दो, टी बराबर 3 टी हाफ पर ये कितना, 12.5 m, ये कितना, 87.5 m। टी बराबर 4 टी हाफ पर ये कितना हो जाएगा, 12.5 का आधा, तो 6.25, 6.25, और 87 में 6.25 जोड़ दो तो 93.75 m। यानी टी बराबर मान सकते हैं 5 टी हाफ पर, 5 टी हाफ पर, तो 5 टी हाफ पर 6.25 का आधा, तो 3.125 यहाँ रिएक्टेंट में बचेगा, और बाकी 3.125 चला जाएगा प्रोडक्ट में, तो 96.875 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में चल जाएगा। तो इसी तरीका से चलते चलते टी बराबर ये डैश 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 है, मतलब इसी वे में समझ लो, फिर से ये जो लाइन लिखा हूँ ये डैश 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 है। इसी तरीका से चलते टी बराबर 10 टी हाफ पर ये रहेगा 0.1 m और ये रहेगा 99.9 m।
यानी T बराबर 10T हाफ पर ये रिएक्टेंट रहेगा 0.1 m, प्रोडक्ट हो जाएगा 99.9 m, यानी 10T हाफ में लगभग रिएक्शन 99.9% पूरा हो जाएगा। ध्यान देके सीखना है, ध्यान देके सीखो कि अगर ध्यान देना है, इस तरीका से पूछा तो इस तरीका से, अगर परसेंटेज के टर्म में डाटा दे के पूछा कि 100 m से 50 m, तो 100 m से 50 m कितना देर में? T हाफ में, T हाफ में, एकदम ध्यान देके सीखो। 50 m से 25 m, फिर T हाफ में, 25 m से 12.5 m, T हाफ में, 12.5 से 6.25 m, T हाफ में, T हाफ में, 6.25 से 3.125 m, T हाफ में। तो जरा गौर से देखो कि 100 m से 50 m कितना में? T हाफ में। 50 से 25 कितना में? T हाफ में। 25 से 12.5 कितना में? T हाफ में। तुम यहाँ भी क्लियर कर सकते हो कि 100 से 50 होने में T हाफ लगा, तो 50 से 25 होने में भी कितना लगा? T हाफ ही। 25 से 12.5 होने में भी कितना लगा? T हाफ। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि 100 से 12.5 होने में कितना समय लगा, कंसंट्रेशन, कि 100 m से कंसंट्रेशन 12.5 m होने में कितना लगा, तो 100 से 12.5 m होने में कितना लगा? 3T हाफ। कितना लगा? 3T हाफ। अगर मान लो बोलता 100 m से 6.25 m होने में कितना, तो 100 m से 6.25 m होने में कितना? 4T हाफ। तो अगर मान लो इस तरीका से घटते घटते ये हो गया फाइनली कितना, तो ये मान लो बच गया 0.1 m। तो ये 0.1 m होने में भी कितना समय लगा होगा टोटल? तो ये लगा होगा 10T हाफ। कितना समय लगा होगा? 10T हाफ। इस बातों को ध्यान रखना, कितना समय लगा होगा? 10T हाफ। तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग कर लूँगा, थोड़ा सा और ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जरा गौर से देखो, मैं इसको मिटाऊंगा अभी और इसमें बता के क्लियर कर दूंगा, तो ध्यान दो, इसको मिटा रहा हूँ। अब अगर मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन दिया कि T 50% ऐसा रख दिया, इसका मतलब तो T 50% मतलब टाइम टू कंप्लीट 50% रिएक्शन, टाइम टू कंप्लीट 50% रिएक्शन, टाइम टू कंप्लीट 50% रिएक्शन। तो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? T हाफ। कितना T हाफ है? पहला T हाफ है। 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना? T हाफ, यानी फर्स्ट T हाफ है, तो ये हुआ 1 हाफ लैप, 1T हाफ, 1T हाफ। अब ध्यान दो, अगर मान लो लिख दिया T 75%, तो T 75% में कितना? 2T हाफ। कितना? 2T हाफ, समझेगा? टाइम टू कंप्लीट 75% रिएक्शन, तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना? 2T हाफ। तो यहाँ लिख दिए 2T हाफ। क्लियर है? 87.5%, तो टाइम टू कंप्लीट 87.5% रिएक्शन, तो 87.5% कितना देर में? 3T हाफ में। तो यहाँ लिख दूंगा 3T हाफ। ध्यान दो, T 93.75 m, यानी T 93.75%, तो टाइम टू कंप्लीट 93.75% रिएक्शन, तो 93.75% रिएक्शन कितना देर में हुआ है? 4T हाफ में। तो 4T हाफ, एकदम गौर से समझना है। T 96.875%, यानी टाइम टू कंप्लीट 96.875% रिएक्शन, तो 96.875% रिएक्शन कितना देर में? तो 5T हाफ में। तो यहाँ लिखूंगा 5T हाफ। इसी तरीका से बढ़ते बढ़ते T 99.9%, तो लिखूंगा टाइम टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन,
टाइम टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन बराबर कितना 10 टी हाफ, क्योंकि 99.9% रिएक्शन कितना देर में कंप्लीट होगा 10 टी हाफ में, कितना देर में 10 टी हाफ। एकदम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 75% रिएक्शन को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे 2 टी हाफ। 87.5% रिएक्शन को पूरा होने में कितना, तो 3 टी हाफ। 93.75% रिएक्शन को पूरा होने में 4 टी हाफ। 96.875% रिएक्शन को पूरा होने में 5 टी हाफ। तो जेई में पूछा भी एक बार कि 99.9% रिएक्शन को पूरा होने में कितना 10 टी हाफ। अगर मान लो टी हाफ का वैल्यू 10 मिनट दिया, 20 मिनट दिया, जितना मिनट दे उतना से डायरेक्ट गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीका से हम बता सकते हैं कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। ले लिया, चलो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहले ये जानो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ moles of reactant get dissociated into product per mole is called degree of dissociation. Number of moles of reactant get dissociated into product per mole is called degree of dissociation. एक मोल रिएक्टेंट में से जितना डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में जाएगा उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, अल्फा से। रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, अल्फा से। ध्यान दो, लेट ए नोट बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी concentration of reactant at time t। ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ए टी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, कहाँ पे, टाइम टी पे। ध्यान दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना, ए नोट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना, ए टी। तो ध्यान दो, अगर कोई बोलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड एट टाइम टी, कि टाइम टी पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना डिसोसिएट होगा, तो इनिशियल ए नोट है और टाइम टी पर 80 है, तो टाइम टी पर डिसोसिएट कितना होगा, तो बता सकते हैं कि ए नोट माइनस 80। बोलेगा सर कैसे, तो अभी ध्यान दो कैसे सीख लेगा अभी, कि ए से बी रिएक्शन था, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन ए नोट था, ये 0। टाइम टी पर ध्यान दो, मान लो यहाँ से x डिसोसिएट किया, तो x डिसोसिएट किया तो ए नोट माइनस एक्स हुआ, और ये कितना बनेगा x, तो ये ए नोट माइनस एक्स जो है यही किसके बराबर है, ए टी के। इसी को तो ए टी बनाए थे,
कि मान लो यहाँ से x डिसोसिएट कर गया, तो अगर a नोट से x चला गया तो a नोट माइनस एक्स ये कितना रहेगा x, तो यही ना डिसोसिएट हुआ। तो ये जो डिसोसिएट हुआ इसी को तो AT माने हैं कि टाइम t पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का AT, जहाँ AT का वैल्यू कितना है मान लिए a नोट माइनस एक्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड एट टाइम t क्या रहेगा, a नोट माइनस AT, a नोट माइनस AT जो टाइम t पर डिसोसिएट किया। फिर से समझ लो, मान लो तुम्हारे पास शुरुआत में 100 रुपया था, ठीक है, टाइम t पर ये घट के हो गया मान लो 90, तो ये कितना रहा 10। तो ये 90 जो रहा वो कैसे, तो 100 में से 90 घटा दिया, जो चल गया वो कहाँ गया, प्रोडक्ट में। तो 10 तुम्हारा चल गया तो 10 प्रोडक्ट में रहा। तो यही जो 90 है ये किसके बराबर है, AT के। तो ये 90 कैसे पता किए, तो 100 में से घटा दिए, तो 100 में से 90 घटा दिए तो वो कितना रहा 10 चला गया प्रोडक्ट में। तो 100 में से 90 घटा वो 10 प्रोडक्ट में गया, तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हुआ। और ये जो 90 हुआ वो किसका हुआ, रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन टाइम t पर। तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट था, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड एट टाइम t पर कितना डिसोसिएट किया, तो A नोट में से AT को घटा देंगे, तो A नोट माइनस AT लिखे हैं। तो अब जरा ध्यान दो, ध्यान देके सीखेगा कि A नोट से डिसोसिएट कितना किया, तो A नोट से डिसोसिएट किया A नोट माइनस AT, A नोट से डिसोसिएट कितना किया A नोट माइनस AT। तो 1 से कितना डिसोसिएट करेगा, तो 1 से डिसोसिएट किया A नोट माइनस AT बटे A नोट। A नोट से डिसोसिएशन कितना किया A नोट माइनस AT, तो 1 से कितना डिसोसिएट होगा, तो A नोट माइनस AT बटे A नोट। तो 1 से जो डिसोसिएशन होगा वही अल्फा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट पर मोल। पर मोल मतलब कितना, 1 मोल। तो 1 मोल जो डिसोसिएट होगा वही क्या होगा, अल्फा। यानी अल्फा बराबर हो गया A नोट माइनस AT बटे A नोट। यानी अल्फा बराबर A नोट माइनस AT का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन पर है, AT बराबर क्या, तो AT बराबर पड़ा है A नोट इंटू ई टू द पावर माइनस KT बटे A नोट। पढ़े हैं ना अभी फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पीछे क्लास में, कि AT बराबर A नोट इंटू ई टू द पावर माइनस KT। तो यही AT का वैल्यू दिए, A नोट इंटू ई टू द पावर माइनस KT। अब जरा गौर से देखो, अल्फा बराबर A नोट कॉमन ले लो, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT बटे A नोट। ये A नोट कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या हुआ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। अल्फा बराबर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। तो यही हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का भी बताए थे, फर्स्ट ऑर्डर का भी बता दिए। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका क्या है कि जो भी डिसोसिएट किया उसको इनिशियल मोल से डिवाइड कर दो। तो डिसोसिएटेड कितना था A नोट माइनस AT, इनिशियल मोल कितना था A नोट, डिवाइड कर दिए, हो गया अल्फा आ गया। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर का अल्फा बराबर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। अब जरा ध्यान दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया फर्स्ट ऑर्डर का, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे की बात अब थोड़ा सा और, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन ध्यान दीजिए सबसे लंबा है और पूरा डिटेल पढ़ना भी है, क्योंकि जेई में नीट में इस समय फेमस क्वेश्चन यहाँ से आता है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। उसके लिए पहले बोला है कि अति प्यारा है, एकदम ध्यान से सीखना है। ध्यान दीजिए, जनरल इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरल इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जनरल इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, वी कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरल इंटीग्रेटेड इक्वेशन सीख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो वी कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ले रहे हैं क्या,
तो ए से बी। लेट एट टी बराबर 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट ये 0, एट टी बराबर T1 टाइम पे, जब टाइम T1 हुआ तो T1 टाइम पर यह कंसंट्रेशन हो गया AT1 और ये कंसंट्रेशन हो गया BT1, एट टी बराबर T2 टाइम पर यह कंसंट्रेशन AT2, ये कंसंट्रेशन BT2। जनरल इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का देख रहा हूँ। एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिया ए से बी, जब टाइम 0 था रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन ए नोट बी 0, जब टाइम T1 था रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन ए नोट से घट के AT1 हुआ, प्रोडक्ट बी का कंसंट्रेशन 0 से बढ़ के BT1 हुआ। जब टाइम T2 हुआ उस समय रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन AT1 से घट के AT2 हुआ और प्रोडक्ट BT1 का कंसंट्रेशन बढ़ के BT2 हुआ। अब ध्यान दो, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ध्यान दो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या था, तो t बराबर 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे AT, लॉग ए नोट बटे AT। ध्यान दो एट t बराबर T1 पे, ध्यान दो मैं T1 पे लिखना चाहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, कब, जब टाइम T1 हुआ। तो अगर T1 टाइम पर लिखना चाहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन t बराबर T1 पे, तो ये t के जगह पर क्या देंगे, t बराबर T1, तो t के जगह पर क्या देंगे, T1 बराबर 2.303 बटे के लॉग, ध्यान दो ए नोट बटे, ध्यान दो AT है तो AT नहीं, t बराबर T1 पे, तो t बराबर T1 पे कंसंट्रेशन क्या रहेगा, AT1, AT1। ध्यान दो, अब ध्यान दो इफ t बराबर T2 पे लिखना चाहे तो t बराबर T2 पे T2 बराबर 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे, ध्यान दो कंसंट्रेशन T2 पे, तो T2 पर कंसंट्रेशन क्या है, AT2, तो लिखें AT2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। नाउ डूइंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट, तो सेकंड क्या हुआ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर, ध्यान दो फर्स्ट क्या है, तो 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे AT1, ए नोट बटे AT1 माइनस, ध्यान दो दो में से एक को घटाना है, तो एक में क्या रहेगा, वो दो है ये AT2, दो में से एक को, तो ये AT2 हुआ। एक क्या है तो ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ध्यान दो, या सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे कंसंट्रेशन ऑफ AT1। क्लियर है। अब ध्यान दो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर, देखो दोनों जगह 2.303 कॉमन है, तो 2.303 बटे के कॉमन लॉग ए नोट बटे AT2 माइनस लॉग ए नोट बटे AT1। क्लियर है। ध्यान देकर सीखते रहना। तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे AT2, क्या लिख दिए, तो लॉग ए नोट माइनस लॉग AT2 माइनस ए बाई बी पे तोड़ दिए, तो लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए के जगह पर ए नोट माइनस लॉग बी के जगह पर AT2 माइनस लॉग ए बाई बी, तो क्या लिखेंगे, लॉग ए नोट माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT1। जरा ध्यान दो AT1, आइए पूरा को घेर देता हूँ, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ समझने के लिए,
और ये पहला ब्रैकेट पहले ही स्मॉल ले चुके थे तो स्मॉल दे दिया। ठीक, तुम्हें समझने के लिए ये लाइन दिया हूँ, कर्ली ब्रैकेट है ये। चलो ध्यान दो, इधर मिटा रहा हूँ मैं, इधर मिटा रहा हूँ। तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग A0 माइनस लॉग AT2 माइनस, ध्यान दो, लॉग A0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट के अंदर था ना ये, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस लॉग AT1 कंसंट्रेशन ऑफ AT1। फिर से समझ लेना, देखो गौर से, ये कर्ली ब्रैकेट थे यहाँ से, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो माइनस लॉग A0 यहाँ दिया हूँ, और ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस लॉग AT1 दिया हूँ। अब जरा देखो, माइनस लॉग A0 प्लस लॉग A0 कट गया, तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT2 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT1। इसी को लिखूंगा T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K, ध्यान दो, लॉग AT1 माइनस लॉग AT2 लिख सकता हूँ। इसी को फाइनली लिखूंगा T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT1 कंसंट्रेशन ऑफ AT2। बोलेगा इतना लंबा चौड़ा करने का क्या जरूरत है, ये क्या सिखाना चाह रहे थे? तो सिखाना ये चाह रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंट टाइम पे, जब टाइम चेंज करके देगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अलग अलग समय पे, उस समय का है, अलग अलग समय पे, कुछ T2 टाइम दूसरा रहेगा, T1 टाइम दूसरा रहेगा, उस समय रहेगा। तुम बोलेगा इसका जरूरत क्या, तो उधर मिटा रहा हूँ, उधर स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, मिटा रहा हूँ, एकदम बारीकी से देख के समझना है, ध्यान दो। अब जरा गौर से देखो, मैं ये चाहता हूं, तो हमने जो इससे पहले रिएक्शन लिया था A से B, टाइम 0 पर था A0, ये था 0, और टाइम T पर था ये AT और ये था BT, ये तो ये तो सिंगल टाइम था ना। लेकिन अभी जो मेरा रिएक्शन का कंडीशन है वो A से B कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, टाइम 0 पर ये A0 है और ये 0 है, टाइम T1 पर ये आ गया AT1, ये BT1, ये टाइम T2 पर आ गया AT2 और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ BT2। तो ये अलग अलग समय पे रिएक्शन दिया ना, तो अलग अलग समय पे रिएक्शन दिया, उस समय का फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिफरेंट टाइम पे, T2 कोई दूसरा टाइम है, T1 कोई दूसरा टाइम है, और निश्चित रूप से धीरे धीरे समय बढ़ेगा, यानी T2 ज़्यादा रहेगा किससे, T1 से, निश्चित T2 हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, T1 से। तो अगर डिफरेंट टाइम पे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन पूछेगा तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT1 कंसंट्रेशन ऑफ AT2, कंसंट्रेशन ऑफ AT1 कंसंट्रेशन ऑफ AT2। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन एट डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग समय पे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन दिया तो ये इक्वेशन चलेगा। T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT1 कंसंट्रेशन ऑफ AT2। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, अभी और भी बचा हुआ, पहले बोला फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है, लंबा के साथ इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आता ही है इससे, इस बार भी पूछा हुआ था बोर्ड एग्जाम सब में। तो जरा ध्यान दो, अब नाउ फ्रॉम रेट से, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू तो 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट देख रहे हैं, तो अल्फा बराबर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1, आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। अब लिखेंगे एट टी बराबर T1 पे, यानी T1 पे अगर लिखना चाहे रेट, तो T1 पे रेट लिखेंगे तो आर T1 बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ AT1 पावर 1 सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट देख रहे हैं, एट
T बराबर T2 पे, तो क्या लिखेंगे RT2 बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ AT2। ठीक, इसको इक्वेशन 3 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन 3। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, उससे पहले 1 2 लिए थे, इसको इक्वेशन 3 बना लिया। तो इक्वेशन 3 से क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT1 बट्टे कंसंट्रेशन ऑफ AT2। अब जरा गौर से देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। अब जरा गौर से देखो, T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग K से गुना कर देता हूं ऊपर में, और नीचे में भी K से गुना कर देता हूं। ऊपर में K से गुना किया, नीचे में भी K से गुना किया, K के साथ इसको, K को AT2 से, K को AT1 से गुना किया। तो अब लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर, या कह सकते हैं डिवाइडिंग, ऊपर ध्यान दो, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दिए K से, तो K से डिवाइड कर तो 2.303/K लॉग K कंसंट्रेशन ऑफ AT1। तो K कंसंट्रेशन ऑफ AT1 क्या हो जाएगा, RT1। और ध्यान दो, K कंसंट्रेशन ऑफ AT2 किसके बराबर हो जाएगा, RT2 के। बोलेगा इसका फायदा, तो ध्यान दो, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन एट डिफरेंट रेट। ये भी फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, लेकिन कहाँ पे, डिफरेंट रेट पे। अगर रेट बदल जाएगा और उस समय फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन पूछेगा, तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग RT1/RT2। अगर डिफरेंट टाइम पे पूछेगा तो T2 माइनस T1 बराबर 2.303/K लॉग कंसंट्रेशन ऑफ AT1 कंसंट्रेशन ऑफ AT2। अगर सिंगल टाइम है तो सीधा सिंगल टाइम पे तो हम लोग जो पढ़े हैं T बराबर 2.303/K लॉग A0 कंसंट्रेशन ऑफ AT। तो ये ध्यान रखना है, इसको रखो जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है डिफरेंट रेट पे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, रेट के साथ ग्राफ भी है, जिस तरह हाफ लाइफ के साथ था उसी तरह रेट के साथ भी है। तो वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस रेट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो ध्यान दो, रेट कंसंट्रेशन, ध्यान दो, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर अल्फा, यही है ना। यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1, यानी R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1। यानी देख सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1, यानी रेट किस एक्सिस पे लिया है, y एक्सिस पे। तो हम लोग सीधा समझा सकते हैं y बराबर mx का इक्वेशन है, y बराबर mx का इक्वेशन है, क्योंकि ये y हो गया, ये m और ये कंसंट्रेशन x एक्सिस पे, तो y बराबर mx का इक्वेशन हो गया। तो अगर x 0 कर देंगे तो y 0, अब धीरे धीरे x बढ़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये देखो, ये रेट का रहेगा इक्वेशन। ठीक, ये ध्यान रखना है। थीटा यानी स्लोप कोई पूछेगा टेन थीटा, तो स्लोप टेन थीटा बराबर के, स्लोप टेन थीटा बराबर क्या रहेगा, के रहेगा। तो ये रेट का कंसंट्रेशन के साथ था कि धीरे धीरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगा। तो ये रेट का कंसंट्रेशन के साथ था। एक और ग्राफ देख लेते हैं रेट का टाइम के साथ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम के साथ।
वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, टाइम के साथ देखना है। तो ये रेट है और ये टाइम है, ये रेट है, ये टाइम, टाइम टी। तो आपको तो इतना पता ही है कि अभी बताए हैं कि निश्चित रूप से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो R बराबर के कंसंट्रेशन ए नोट, ध्यान दो कंसंट्रेशन 80, तो R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ 80 के जगह पर लिख सकते हैं ए नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, 80 के जगह पर, यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का वेरिएशन रहेगा R बराबर के ए नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। तो ध्यान दो टाइम तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स अगर जीरो कर दो, एक्स जीरो, तो के इंटू जीरो जीरो रहेगा, किसी का पावर जीरो 1 हो जाएगा, यानी जब टी बराबर जीरो रहेगा तो R बराबर क्या रहेगा के इंटू ए नोट। क्यों, ये जीरो को के से गुना करेंगे जीरो, ई का पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो R बराबर क्या रहेगा के इंटू ए नोट। यानी कब, जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है उस समय R रहेगा के इंटू ए नोट। तो के इंटू ए नोट ध्यान दो कुछ इस तरह का रहेगा, ऊपर में यहाँ पर रहेगा के इंटू ए नोट। अब ध्यान दो धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाओ, टाइम बढ़ाते जाओ, इनफाइनाइट कर दो। तो इनफाइनाइट कर देंगे तो हम लोग अगर ध्यान दो, अगर इसको इन्फिनिटी कर दो, टी इन्फिनिटी, कि इफ टी इन्फिनिटी हो गया, अगर टी इन्फिनिटी कर दो तो R बराबर लिख सकते हैं के इंटू ए बटे ई का पावर के टी, ठीक है, नीचे कर दिए उसको, तो ई का पावर के टी। तो यहाँ ध्यान दो टी इन्फिनिटी करेगा तो के इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी को देंगे किसी चीज़ से भागा तो वो क्या रहेगा जीरो, इन्फिनिटी को किसी चीज़ से भागा देंगे क्या रहेगा जीरो। तो यानी एक्सपोनेंशियल नेचर में कुछ इस तरीका से रेट रहेगा, कंप्लीट जीरो नहीं जाएगा लेकिन 100% रेट कंप्लीट भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम इन्फिनिटी किए हैं, और जब इन्फिनिटी किए तो ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हुआ, इन्फिनिटी को भागा दिए तो क्या हो गया जीरो। तो रेट जीरो होगा लेकिन कब, इनफाइनाइट टाइम के बाद। लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद, तो इनफाइनाइट टाइम का इन्फिनिटी का कोई इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं है, इसीलिए रेट जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटी टाइम पर वो जीरो की तरफ जा सकता है। तो ये रेट का वेरिएशन है किसके साथ, टाइम के साथ, और वो रेट का वेरिएशन था कंसंट्रेशन के साथ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, बस एग्जाम्पल बच गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल है, और उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कशन देखेंगे अगले क्लास में। पहले एग्जाम्पल बता देंगे 5 मिनट में, 5-7 मिनट में एग्जाम्पल बता के उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अपने चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़। समझ में आ रहा है ना। प्लीज़ वीडियो लेक्चर असाइनमेंट को दोनों को आप मेरे वेबसाइट से जाकर परचेज करिए, मुझे कोऑपरेट करिए, ताकि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दूँ। नहीं परचेज करिएगा तो मैं पेड लेक्चर में आ जाऊँगा, और पेड लेक्चर में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मदद करें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ओके, थैंक यू।